हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। आज जो हमने लिया है 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आज हमारा, तो मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिए। 50 प्रश्नों का ये पूरा सेट है, मॉडल टेस्ट पेपर है। 40 प्लस का आपका लक्ष्य रहेगा, 40 प्लस का लक्ष्य रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर 2023 फॉर आर्मी अग्निवीर आस्पिरेंट्स, आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी डैश स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लेबोरेटरी, एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, ये है प्रश्न का आशय। ऑप्शन देखिए, दोबारा पढ़ता हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता और डी दिल्ली। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बेंगलोर, यानी कि बेंगलुरु, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, बता दूं 15 प्रश्नों का ये आपका जीएस है, 15 प्रश्नों का आपका साइंस है, 15 प्रश्नों का ये मैथमेटिक्स है और 5 प्रश्न आपका रीजनिंग से लिए जाते हैं। ये पूरे 50 प्रश्नों का सेट है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा और डी नई दिल्ली। सही आंसर है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। चूँकि ये 50 प्रश्नों का सेट है, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, फटाफट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ है? ए रोम, बी पेरिस, सी हेग यानी कि नीदरलैंड और डी वॉशिंगटन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी हेग, बिल्कुल करेक्ट है। नीदरलैंड में हेग में है न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था? आप सभी को कम पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन में पढ़ता हूँ, ए 1939 टू 43, यानी कि 1939 से 43 के बीच। बी ऑप्शन बी 1939 टू 1945, यानी 1939 से 1945। ऑप्शन सी 1934 से 1936, यानी कि 1934 टू 1936। और ऑप्शन डी 1935 से 38, यानी कि 1935 टू 1938। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलिए हम बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। तो सही आंसर है ए तेलंगाना, बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु से इसकी सीमा नहीं मिलती है, किसकी? तेलंगाना की। चलिए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। ए नूरजहां, बी कोहिनूर, सी रजिया सुल्तान और डी मुमताज महल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट है। रजिया बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना भी कभी कभी लोग बताते थे, रजिया सुल्ताना। इनका पूरा नाम हुआ था रजिया बेगम बिन्त शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। रजिया बेगम बिन्त शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के दिन के सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आज के दिन का सातवां प्रश्न। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी?
मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी जयदेव और डी मीरा भाई। सही आंसर है ऑप्शन सी मीरा जयदेव, बिल्कुल करेक्ट है। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद लिखने वाले थे, गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव जी। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ता हूँ आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो देखिए, इंडिया में जो खेल में अच्छा प्रभावशाली प्रदर्शन करता है उनके लिए जो पुरस्कार होता है वो है ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार से उनको नवाजा जाता है। इसी तरीके से जो कोच होते हैं उनके लिए भी एक पुरस्कार होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु नानक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। सन 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब से कोई गुरु नहीं हुआ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा 10th नंबर का यानी 10वें नंबर का प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए INA के संस्थापक में एक और व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम है मोहन सिंह। तो कभी कभी ऑप्शन में दे रखा होगा मोहन सिंह, ठीक है, तो आप मोहन सिंह को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में आपका मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस दे रखा हो, दोनों दे रखा हो, तो एक ऑप्शन आता है ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों। तो ये आप सही आंसर करेंगे, ए और बी वाला जैसे होता है वो वाला। सही आंसर फिलहाल क्या है? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि INA के संस्थापक में मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा नाम है। ये दोनों लोग INA के संस्थापक थे। चलिए 11वां प्रश्न। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी बनास नदी, सी लूनी नदी और डी साबरमती नदी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी साबरमती नदी, बिल्कुल करेक्ट है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए चाणक्य, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक थे। चलिए हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए फगवाड़ा, बी अमृतसर, सी गांधीनगर और डी फिरोजपुर। तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बहुत ही सही और सटीक आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि इसको आप लगा सकते हैं अंदाजे से भी। सही आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा 14th नंबर का प्रश्न। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी अरुण जेटली, सी एंके एंटनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वर्तमान में विदेश मंत्री जो हैं इंडिया के वो है एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, बिल्कुल करेक्ट है। क्या नाम है उनका? एस जयशंकर। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए
हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1929, बी 1930, सी 1942 और डी 1940। दोबारा पढ़ता हूँ। ए सन 1929 में, बी सन 1930 में, सी 1942 में और डी 1940 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारा शुरू होता है साइंस का सेक्शन, यानी कि विज्ञान का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए गोइटर, बी स्कर्वी, सी बेरी और डी रिकेट्स। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए गोइटर, बिल्कुल करेक्ट है। गोइटर का मतलब होता है दोस्तों घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। हम लोग बचपन से देखते आते हैं, गले में सूजन टाइप का किसी के हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? घेंघा। तो वो किससे होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसको बोलते हैं गोइटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम 17वें प्रश्न की तरफ। पोलियो किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। वायरस के कारण होता है पोलियो, इसलिए वो वायरस असर ना करे बच्चों पे। बचपन में ही पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है 5 साल तक के बच्चों को। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। दूध से दही का जमना डैश से होता है? ऑप्शन देखिए, ए लैक्टोबेसिलस, बी खमीर, सी फफूंदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही का जो जमना है वो है लैक्टोबेसिलस। जो ये होता है, ये एक तरीके के जीवाणु भी होते हैं, उनसे ये जमता है, लैक्टोबेसिलस से। चलिए 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी जॉन एम्बरे, सी ग्राहम बेल और डी जोसेफ प्रिस्टले। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे ऑप्शन डी प्रोफेसर जोसेफ प्रिस्टले। 20वां प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? ए क्लोरोफिल, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सब चीज़ की जरूरत है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 21वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा 21वें नंबर का प्रश्न। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन और डी नाइट्रोजन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडल में गैस जो है सबसे ज़्यादा वह है नाइट्रोजन। चलें 22वां देखिए, 22वें नंबर का प्रश्न। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 1, सी 7 और डी 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 7। विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है वो होता है आपका 7 रंगों का ये स्पेक्ट्रम। वायलेट, तो ये आपका 7 रंगों का स्पेक्ट्रम जो होता है प्रकाश के स्पेक्ट्रम में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं 23वें नंबर पे चलता हूँ। किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है काला, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा की अपने ओर अवशोषित करती है, क्योंकि ऊष्मा की वो सुचालक होती है, उनको अपने ओर ज़्यादा संग्रहित यानी ग्रहण करती हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखिए। ओरियन क्या है? ऑप्शन ए तारामंडल, बी उल्का, सी
आकाशगंगा और डी ग्रह। तो सही आंसर है तारामंडल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए ओरियन एक तारामंडल है। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, बी गुलाबी, सी पीला और डी बैंगनी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बैंगनी, बिल्कुल करेक्ट है। बैंगनी रंग के कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए 26वां प्रश्न देखिए, पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल तथा डीजल, बी डीजल, ऑप्शन ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, बी डीजल, सी बैटरी और डी भाप। तो सही आंसर है भाप। भाप इंजन से चलने वाली इस मशीन को पनडुब्बियाँ के नाम दिया गया है। पनडुब्बियाँ जो पानी में चलती हैं उनको भाप इंजन से चलाया जाता है, भाप से चलाया जाता है। चलिए हम 27वां प्रश्न देखेंगे, विद्युत का सर्वोत्तम चालक। ऑप्शन ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर और डी एल्युमिनियम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सिल्वर, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन देखिए, ए सफ़ेद, बी लाल, सी काला और डी बैंगनी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लाल कर देता है, बिल्कुल करेक्ट है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। चलिए हम बढ़ेंगे 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ। वो रहा 19वें नंबर का प्रश्न, क्षार लाल लिटमस को करता है, बताइए क्या कर देता है? काला, सफ़ेद, नीला, बैंगनी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी नीला कर देता है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ, 30वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, कौन सी प्रजाति जो है जंतु की वो विलुप्त हो चुकी है? ऑप्शन देखिए, ए डोडो पक्षी, बी कौवा, सी हाथी और डी टाइगर। तो इसका सही आंसर होगा डोडो पक्षी। कौवा आपको देखने को मिल जाएगा, हाथी भी आपको देखने को मिल जाती है, टाइगर वगैरह आप देख सकते हैं चिड़ियाघरों में, लेकिन डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो चुकी है, ये अब दिखाई नहीं देती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डोडो पक्षी। चलिए हम बढ़ते हैं आज के दिन के 31वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हमारा गणित का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न है गणित में और पूरे सेक्शन का 31वां प्रश्न, एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपने घड़ी को 450 रुपये में बेच दिया, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है रुपया 500, बी रुपया 140, सी रुपया 600 और डी 400। तो देखिए सही आंसर निकालने के लिए बहुत ही आसान सा ये सवाल है। 10% के नुकसान पे बेचा, यानी कि 90% खरीद रेट से बेचा, ठीक है। कितना है? 90% की वैल्यू है 450 रुपये। 90% की वैल्यू कितनी है? 450 रुपये। जीरो से जीरो कट के 9 पचे 45, यानी कि 1% की वैल्यू निकल के आ गई 5। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 100 यानी कि 500 रुपये। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 500 रुपये, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, यानी 32वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यदि ए प्लस बी इक्वल टू 7 तथा ए बी इक्वल टू 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? देखिए यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का हमें मान 7 और ए बी का 12। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कितना दे रखा है? 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर माइनस
2 गुणे ए बी का मान कितना दे रखा है 12, 2 गुणे 12। तो देखिए 7 सते 49, 12 दूनी 24, 49 माइनस 24, तो सही आंसर निकल के आ जाएगा कितना 25। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए 25। चलिए तीसरा प्रश्न यानी कि 33वां प्रश्न। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए के एक दिन का कार्य, ए के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/6। उसी तरह बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, बी के एक दिन का कार्य 1/12। क्या कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 6 दूनी 12 और 12 एक करने 12, तो कितना हो जाएगा 3/12। 3 एक करने 3, 3 चौको 12, यानी कि कोई भी दोनों मिलकर के 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, 3 बटा कितना 12, 3 एक करने 3 और 3 चौको 12, तो दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए। 200 का 25% कितना होगा। जैसा कि आपको पता है 100 का 25% होता है 25, तो 200 का कितना हो जाएगा 25 और जोड़ दीजिए यानी कि 50। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 200 का 25% कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 35वां प्रश्न। 80 से 20% अधिक संख्या क्या है। ऑप्शन देखिए 96, 30, 90, 36। तो सॉल्व कर लीजिए। 80 का 20% निकाल के और 80 में जोड़ देंगे। 80 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और प्लस 80 कितना हो जाएगा 96। सही आंसर है ऑप्शन ए 96 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 36वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंकों वाला नंबर है जो 88 से विभाजित हो सकता है। देखिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से ही चेक करके हम निकालेंगे, इसलिए मैं शुरू करता हूँ इससे 99, 84, 44 से। 99, 44 में हम भाग देंगे अगर किसका 88 का, तो कितना हो जाएगा 88, 91, 88। ठीक है, 11 बच गया, 4 ले लिया, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 88। अब कितना बचा 26, 4 ये वाला यहाँ पे ले लिया। अब 88 × 3 तो कितना हो जाएगा 264, ये कट जाएगा। यानी कि सही आंसर आपका यही है 1944। 88 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 113 बार में। सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू आएगी, तो इसलिए बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 44वां प्रश्न देखिए। एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत रन 5 रन बढ़ जाती है। छठी पारी के बाद बल्लेबाज का औसत रन क्या है। देखिए क्या है 80 रन बनाया छठी पारी में, तब उसकी औसत रन गति कितनी बढ़ जाती है 5 रन, यानी कि 5 और गुणे 6 कितना पारी 6 पारी, तो कितना हो गया 30। तो 30 रन वो एक्स्ट्रा बनाया इस पारी में। इससे पहले तो उसके 5 मैचों से पहले उसकी पारी जो थी वो क्या थी 80 और -30 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50। और क्या कह रहा है अब, क्या कह रहा है 5 रन बढ़ जाती है, तो 5 रन जोड़ दीजिए इसमें 55। सही आंसर है ऑप्शन डी। उस बल्लेबाज की जो है औसत रन 55 है छठी पारी के बाद। चलिए 38वां प्रश्न। 3, 6, 9, 6 का औसत है। देखिए 9, 6, 6, 12 और 12 और 3 15, और तो 15, 10, 25 - 1 24, यानी चारों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और ये 4 1 1 2 3 4
तो हो जाएगा 6 चौको 4 छक्के 24। सही आंसर है ऑप्शन बी। औसत जो है वो है 6। चलिए 39वां प्रश्न। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 50 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। देखिए बड़े घन का आयतन दिया है, तो बड़े घन का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। ठीक है। उसी तरह प्रत्येक छोटे घन को 5 सेमी वाले कितने बनेंगे, तो उनका क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, यानी कि 5 पचे 25, 25 पचे 125। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 125, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बड़े घन का आयतन होता है, किसी भी घन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके सेमी स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 गुणे 25 गुणे 25 सेमी स्क्वायर, सेमी क्यूब। तो उसी तरह 5 वाले छोटे वाले कितने बनेंगे, तो 5 गुणे 5, उससे भाग दे देना है। तो सही आंसर है आपका 125। चलिए बढ़ते हैं हम 40वें प्रश्न की तरफ। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी है। देखिए कालीन की लंबाई उतनी होगी जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा। कितना, फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू कालीन की लंबाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि कालीन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तो चूंकि क्या किया रहा है, 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े, 8 गुणे 6 इक्वल टू 1.6 x। तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10। 10 इसलिए क्योंकि 1.6 को मैंने 16 कर दिया, तो ऊपर क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो 8 दूनी 16, 2 पचे 10, 6 पचे 30। सही आंसर है 30 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। चलिए 40वें के बाद 41वें नंबर के प्रश्न पे। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए संख्या का हम लोग 60% में 40 जोड़ते हैं तो 80% निकल के आता है। तो सिंपल सी बात है, उस संख्या की हमें क्या करनी होगी, 1% की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो संख्या आपको निकल के मिल जाए। देखिए 60 और 80 का अंतर कितना है, 20 का। 20 का जो मान है वो है 40। 20 का मान कितना है, 40। 20 दूनी 40, यानी 1% की वैल्यू आपको मिल गई 2। 1% की वैल्यू मिल गई हमको कितना, 2। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। सही आंसर है ऑप्शन बी 200। चलिए 42वां प्रश्न देखेंगे। 42वां प्रश्न, दो संख्याओं का योग जो है 25 है तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना होगा। दो संख्या मान लीजिए a प्लस बी, तो उनका योग कितना दे रखा है, a प्लस बी बराबर 25। इनका अंतर कितना दे रखा है, a माइनस बी करेंगे हम तो कितना आ रहा है, 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाए, a प्लस बी कितना दे रखा है, 25 का होल स्क्वायर माइनस 13, a माइनस बी कितना है, 13 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लिख सकते हैं 25 प्लस 13 और 25 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा, 38। और ये हो जाएगा आपका 12। 38 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 4ab बराबर 38 गुणे 12।
तो ए बी बराबर 38 गुणे 12/4, 4 तिहाई 12, 38 तिया 114। सही आंसर है 114 ऑप्शन बी, 42वें नंबर का 114 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 43वां प्रश्न देखिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 समानुपाती 5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 समानुपाती 6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? माना ए की वर्तमान आयु कितनी है? 4x तथा बी की कितनी मानेंगे हम? 5x। ये तो दे रखा है ना, 4x और 5x। तो 5 वर्ष के बाद ए की कितनी हो जाएगी? 4x और प्लस 5, और इसकी कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 5। 5 वर्ष के बाद अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 5 अपान 5x प्लस 5 इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 समानुपाती 6। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको मैं रफ करूँगा। 4 छक्के 24 x प्लस 6 पचे 30 इक्वल टू 25x और प्लस 25। तो कितना हो जाएगा? 24x माइनस 25x माइनस 24x तो हो जाएगा x, और 30 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा? 5। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4 गुणे 5 यानी कि 5 चौको 20 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 44वां देखते हैं। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? देखिए, मानिए कि रमेश का 100 रुपया था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120। ठीक है, अब 120 का में 20% कम किया यानी कि 80%, तो 120 का आप 80% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96। यानी कि रमेश की जो पहले थी वो 100 रुपये थी और अब हो गया 96। तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? 4% का। सही आंसर है ऑप्शन ए, 4%। चलिए 45वां प्रश्न। आदित्य ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक्स पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? तो देखिए कितना उसने पढ़ लिया है? 4/5 पढ़ा है। 4/5 यानी 4/5 कितना हो जाएगा? 100 करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 चौको ये हो गया 20, 20 चौको 80, यानी कि 80% पढ़ लिया है। तो 80, 100 में से 80 का कितना हो जाए? 80% बराबर 80। तो कितना उसने नहीं पढ़ा है? 100 माइनस 80 यानी कि 20 पृष्ठ उसका अभी बाकी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 46वां प्रश्न यानी कि आप रीजनिंग का सेक्शन शुरू। देखिए कह रहा है क्या? 10 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 25, 25 के बाद क्या? तो देखिए 10 के बाद कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 16 5 21 यानी कि यहाँ 5 बढ़ा। 21 और 4 25 यानी कि यहाँ पे 4 बढ़ा। तो अब क्या बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 28। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 47वां प्रश्न देखिए। टोपी, सिर, चश्मा, बताइए टोपी अगर सिर पे हम लगाते हैं तो चश्मा कहाँ लगाते हैं? ऑप्शन दे रखा है और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए कपड़े, बी आँखें, सी मुंह और डी गर्दन। तो सही आंसर है आँखें। आँखों पर चश्मा पहना जाता है। चलिए 48वां प्रश्न। यदि दुल्ही का कोड EFMIJ तो बॉम्बे का क्या होगा? देखिए डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, यल के बाद एम आता है, एच के बाद आई आता है और आई के बाद जे आता है। यानी कि हर एक कैरेक्टर का एक अगला कैरेक्टर हमने लिखा हुआ है।
तो बॉम्बे का भी वही करेंगे। बी का क्या हो जाएगा, बी का अगला कैरेक्टर सी। ओ का क्या होगा, ओ के बाद आता है पी, फिर एम के बाद क्या आता है एन, फिर बी के बाद क्या आता है सी, ए के बाद क्या आता है बी, और वाई के बाद क्या आता है जेड। देखिए सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 49वां प्रश्न, श्रृंखला 57, 60, 960, 48, 16, 8 में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो खाली है वो हमें भरना है। इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, या तो इधर से हम देखेंगे या तो इधर से हम देखेंगे। किसी एक साइड से देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। या तो लेफ़्ट से शुरू करिए या तो राइट से, या तो स्मॉलर से या आप लार्जेस्ट से। तो स्मॉलर से शुरू करना आसान रहता है। देखिए 16 में 8 दूनी 16, फिर 16 तिया 48। तो अगर 16 में 3 गुणा हुआ तो 48 में कितने का गुणा होगा, 4 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 और 8 त्रिके 4 चौको 16, 8 चौको 32, यानी कि 48 गुणे 4 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 192। सही आंसर है ऑप्शन ए 192 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 50वां प्रश्न, आज के दिन का आखिरी प्रश्न। यदि टॉम का मतलब 48 है, DILK का मतलब 27 है, तो हैरी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए 50, 60, 67, 70। ऑप्शन ए 50, B 60, C 67 और D 70। देखिए कुछ करना नहीं होता है, इसमें आपको अल्फ़ाबेट का मान पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का मान पता होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट का मान हमें याद होना चाहिए। तो देखिए अगर टी का देखेंगे हम, तो टी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 20। ठीक है, उसी तरह ओ का कितना होता है हमारे पास, ओ का होता है 15, और यम का कितना होता है, यम का होता है 13। देखिए कितना हो गया, 15 और 20 35 और 10 45, 3 48। तो ये दे रखा है ना 48। ठीक उसी तरह हमें निकालना है हैरी का। हैरी में यच का देखिए, यच का स्थानीय मान जो होता है वो होता है 8। ए का कितना होता है, ए सबसे पहले स्थान पे इसलिए 1। आर हमारा होता है 18वें स्थान पे, फिर आर दिया है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 18वें स्थान पे। और वाई क्या होता है 25वां होता है, वाई 25वां, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 होता है A to Z, जेड जो होता है वो 26वां होता है। अब इनको जोड़ दीजिए, 18 दूनी 36, 36, 36 और 20 56, और 5 61, और 61 8 69, और 1 ये 70। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 70 बिल्कुल करेक्ट है। 70 जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सेशन पसंद आएगा अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलूँगा मैं अब कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।